हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम परावर्तन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम कौन कौन से उपविषयों का अध्ययन करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके क्या नियम हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेंस और उसके प्रकार कितने हैं, और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस अर्थात परिभाषाएं भी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के कौन कौन से नियम हैं वह हम जानेंगे, और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, यह भी हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि एक छात्र एक विज्ञान परियोजना में भाग लेता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि उसने एक गोलाकार दर्पण लिया हुआ है। देखिए, ये जो है यहाँ पर उसने एक गोलाकार दर्पण लिया हुआ है अर्थात मिरर है। ओके, और वह क्या करता है, वह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, या अर्थात यहाँ से जितनी भी सूर्य की किरणें इस पे आ रही हैं उन सभी सूर्य की किरणों को वो यहाँ पर इसके ऊपर देखो, यहाँ पर इस वाले कागज के ऊपर एक बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर यहाँ पे एकत्र करता है। और जब वो यहाँ पर इन बिंदुओं को इकट्ठा करता है तो क्या होता है, आप देखिए ध्यान से क्या होगा। होगा यह कि ये जो कागज है ना, यहाँ पर ये जो कागज है ये जलना शुरू हो जाएगा, है ना, इसमें आग लग जाएगी। तो क्या आप इसको देख करके आप बता सकते हैं कि इनमें से पहला वाला भाग सही है या दूसरा वाला भाग सही है या तीसरा वाला भाग या चौथा भाग, कौन सा इनमें से आरेख सही है, आपको ढूंढ के बताना है और सही जवाब बताना है। चलिए, आपको उत्तर मिल गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है, देख लेते हैं। देखिए, इसका सही जवाब था दूसरा वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो इस दर्पण से जो प्रकाश की किरण है वो सारी जा रही हैं और एक बिंदु पे जा करके इकट्ठी हो रही हैं। ये गई यहाँ से प्रकाश की किरण, ये भी यहाँ पे आ गई, ये गई यहाँ से प्रकाश की किरण, ये भी यहाँ पर इकट्ठी हो गई, यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई वो भी इकट्ठी हो गई। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी प्रकाश की किरणें यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं एक बिंदु पर। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी हो रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रही है सूर्य से, दर्पण से टकराई है और यहाँ इस बिंदु से आ गई है, एफ बिंदु से। इसी प्रकार से ये सूर्य से प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकरा के परावर्तित होकर के वो भी एफ पर इकट्ठी हो गई है। इसी प्रकार से एक तीसरी प्रकाश की किरण आई टकरा करके और परावर्तित होकर के चली गई और यहाँ पे एफ से, एफ का मतलब है फोकस। तो ये सारी की सारी जो प्रकाश की किरण है वो फोकस के ऊपर इकट्ठी हो रही है, और जहाँ पर इकट्ठी होगी वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, और वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ पर कागज जलने लगेगा। चलिए, एक और मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर एक गिलास लिया हुआ है, गिलास के अंदर यहाँ पर जल भरा हुआ है और एक पेंसिल इसके अंदर आंशिक रूप से डुबोई गई है। तो आपको बताना है कि ये पेंसिल जल में डालने पर यहाँ से मुड़ी हुई क्यों प्रतीत हो रही है, यहाँ से मुड़ने का क्या कारण है इसका, आपको सोचना है और बताना है। क्या आपके पास कोई इसका जवाब है? चलिए, हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, वो बच्चा खेलते खेलते एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया। स्विमिंग पूल कह दें या तालाब कह दें, वहां पर पहुंचा, उसके हाथ में सिक्का था, वो सिक्का गिर गया। पानी बिल्कुल साफ था उसके अंदर, तो जैसे ही सिक्का उसके अंदर तली में गिरा उसको ऊपर दिखाई देने लगा वो थोड़ा सा, है ना। तो जो तली में नीचे गिरा हुआ सिक्का ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो यहाँ पर जो सिक्का डला था उसकी वास्तविक स्थिति तो थी ये वाली जो वास्तविक स्थिति है ये वाली है, नीचे गहराई में पड़ा हुआ सिक्का। पर नजर कहाँ आ रहा है इसको, नजर वो यहाँ पर आ रहा है, स्पष्ट गहराई ये है।
तो इस बच्चे को जो सिक्का है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब है प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन में? होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन? चलिए जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो प्ले हो रहा है। इस वीडियो के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि एक प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पे चल रही है ना। और ये देखिए, यहाँ से एक सोर्स आ रहा है और ये जा रहा है। इसका कोण यहाँ से देखिए लगभग 32-35 का है, इधर वो 30 डिग्री का ही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा इसका कारण क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसमें ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, यहाँ पर दो माध्यम है एक्चुअली। एक माध्यम जो है वो वायु का है और दूसरा जो माध्यम है वो जल का है। ये पहला माध्यम है वायु का, यहाँ वायु है। और वायु का माध्यम जो होता है वो विरल होता है। वायु का जो माध्यम होता है वो विरल होता है, अर्थात रेयर मीडियम। और ये जल है, दूसरा माध्यम जो है यहाँ पर जल है। जल का मतलब होता है कि वो सघन माध्यम है। किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। तो ये सघन माध्यम है। तो एक विरल माध्यम हो गया, एक सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकाश जो वायु के कण हैं वो दूर दूर हैं, जबकि जल सघन माध्यम है। इसका मतलब है कि जल के अंदर जो कण हैं वो नजदीक नजदीक हैं। तो जब प्रकाश की एक किरण वहां पर विरल माध्यम से और सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वहां जब वो माध्यम जहां अलग हो रहा है वहां पर जाते ही प्रकाश की किरण अपने रास्ते से, अपने पथ से मुड़ जाती है। ये देखिए, आप इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे 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 सीधा जाना चाहिए था। परंतु क्या हुआ? परंतु ये प्रकाश की किरण यहाँ पर मुड़ गई है। यदि हम इसके इस वाले कोण को देखते हैं, ये क्या है? यहाँ पर अभिलंब है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। तो अगर हम यहाँ पर कोण देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बनने वाला आपतन कोण अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना है, तो आप पाओगे कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होगा। अर्थात यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से और सघन माध्यम में जाती है तो जो कोण आपतन कोण है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? अपवर्तित अपवर्तन कोण से। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, और यहाँ पर जो आपतन कोण है वह कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। तो ये आई कोण इस आर कोण से बड़ा होगा। परंतु यदि हम इसका उल्टा कर दें, हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण लेके आए और विरल माध्यम में जाने दें, तो वहां पर उल्टा हो जाएगा। वहां पर जो आर कोण है ना वो बड़ा होगा किससे? एंगल ऑफ आई। अर्थात जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, वह छोटा होगा किससे? अपवर्तन कोण से, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। इसके कोण को देखने के लिए यहाँ पर हम इसको एक बार, जो प्रकाश की किरण है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है अर्थात मुड़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और मुड़ जाना वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में देख लेते हैं कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। देखिए, सबसे पहला नियम है आपतित किरण। अभी अभी बताया था आपतित किरण कौन सी है, ये वाली आपतित किरण है। अभिलंब, ये अभिलंब है हमारे पास। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण है ये वाली। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, ऑल ऑलवेज लाइज इनटू द सेम प्लेन। सभी तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। एक और नियम है इसका और वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसको हम अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। वह क्या है?
देखिए आपतन कोण की जया, अर्थात ये जो कोण था यहाँ पर, ये कौन सा कोण था, ये वाला कोण जो था आपतन कोण था, आई, एंगल आई, है ना, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। और एक कोण बन रहा था अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा है, ये वाला जिसको हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। तो एक एंगल आई हो गया है यहाँ पर और एक एंगल आर हो गया है। जब हम इन दोनों का साइन लेते हैं, साइन की जया अर्थात साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसका अनुपात निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए हमेशा एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक का मतलब है कि वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को n से प्रदर्शित कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर n, ये आ जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। और इस स्थिरांक को ही, इसको ही हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। आगे आएगा। तो हमने दो नियम पढ़े। पहला नियम था आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम था आपतन कोण की जया अर्थात साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण की जया साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑलवेज कांस्टेंट। इनका जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्थिरांक क्या होता है अर्थात अपवर्तनांक क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में जो भी अनुपात होगा उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। सीधा सीधा सा मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक बताएंगे साइन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो अनुपात होगा वही क्या होता है, हमारे पास अपवर्तनांक होता है। एन से प्रदर्शित करते हैं और एन क्या होता है, एन अपवर्तनांक होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी बता सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अर्थात आप अपवर्तनांक की परिभाषा बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि यह आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, और देखते हैं कि अपवर्तनांक और हम किसको कहते हैं। आपको बताया था अभी अभी कि अपवर्तनांक किसको की परिभाषा हम एक तरीके से और भी परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊपर वायु ली गई है एयर और नीचे ग्लास लिया गया है, यहाँ से टॉर्च ली गई है, टॉर्च से हम रोशनी डालते हैं, प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है और वह माध्यम हवा है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास कांच है। तो हवा से जब कांच के अंदर प्रकाश की किरण जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, देखिए यहाँ पर टॉर्च से रोशनी डाली गई और जो 39 डिग्री पर यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो डाली जा रही है दूसरे माध्यम के ऊपर। अर्थात यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1 और ग्लास का कितना है 1.5। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण एयर से और ग्लास में जाती है तो उसका कोण देख सकते हैं आप 39 से 25 डिग्री रह गया है। इसी प्रकार से 25 से 39 हो जाता है जब वही ग्लास से और हवा के अंदर, एयर के अंदर जो प्रकाश की किरणें निकलती है तब। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो अलग अलग है। एयर में स्पीड अलग है, ग्लास में स्पीड अलग है, और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गई है वो वहां से विचलित हो गई है। यदि हम यहाँ पर ग्लास की बजाय वाटर को ले लेते हैं तो कोण पे बदल जाता है। हमने 39 डिग्री के ऊपर उसको आपतित किया था, 28 डिग्री बना है वाटर के अंदर, और 28 से 39 बनता है उसके अंदर। अगर हम जो वहाँ पर जल की बजाय तेल ले लेते हैं, ऑयल, अगर हम वहाँ पर अगर हम वहाँ एयर की बजाय ग्लास ले लेते हैं और 39 डिग्री पे डालते हैं तो देख सकते हैं आप इसके अंदर वाटर के अंदर 39 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम वहाँ पे ग्लास से और वाटर के अंदर प्रकाश की किरण को लेकर जाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण जो है वो 39 डिग्री का है, और
बाद में जब वो वाटर के अंदर जाता है तो 46 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि ग्लास का माध्यम सघन है और वाटर का माध्यम विरल है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण किधर से किधर मुड़ती है। अगर अभिलंब के साथ तुलना करते हैं तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अर्थात अभिलंब से दूर मुड़ती है। परंतु यदि हम उल्टा कर देते हैं, वाटर से एयर ग्लास में लाते हैं, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग माध्यम में किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अभी वाटर को वाटर में ले जा रहे हैं तो 39 डाला था, 39 डिग्री पे ही है। अगर हम वहाँ पे डायमंड ले लेते हैं, डायमंड से वाटर में ले जाते हैं, तो डायमंड तो पूरे तरीके से उसको अपवर्तित कर देता है। और यही कारण है कि जो डायमंड है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि टकराए और वापस आ जाए। चलिए, आपको यहाँ पर कुछ लेंसेज दिखाए गए हैं। क्या आपने ये लेंस कभी देखे हैं? ये लेंस जो हैं, ये जब आप आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको हम आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो वो अपने पास इस प्रकार के बहुत सारे लेंस रखते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने अपने चश्मे के अंदर इस प्रकार के लेंस लगे हुए भी देखा होगा, है ना। तो ये लेंस क्या है, आइए जानते हैं लेंस क्या है। देखिए, लेंस क्या होता है, लेंस किसको कहते हैं हम? लेंस क्या होता है, हमारे पास एक कांच का गोला ये है और एक कांच का गोला ये है, दो कांच के गोले हैं हमारे पास। ठीक है, यदि हम इन दोनों कांच के गोलों को आपस में, याद रखिएगा ये दोनों कांच के हैं और ये दोनों सॉलिड भी हैं, जब हम इन दोनों की सरफेस को कट कर दें, इसका ये वाला सरफेस कट कर दिया यहाँ से और इसका ये वाला सरफेस कट कर दिया, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की एक आकृति आ जाती है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की एक आकृति आ जाती है। अब ये आकृति इनके कौन से तल को लेकर के आपने काटा है और जोड़ा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आकृति जो है, अगर हम एक प्लेन सरफेस ले लें और दूसरा कर्व्ड मुड़ा हुआ ले लें, या ये हमने कर्व ले लिया, दूसरा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ ले लिया, तो ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास इस प्रकार से दो कांच के गोले लिए, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है हमारे पास, कांच के गोले हैं। ये कांच के गोले हैं। तो इन कांच के गोलों को लिया, इनका सरफेस काट दिया, ये वाला सरफेस काट दिया, इसका यहाँ से बीच में से ये काट दिया, तो हमारे पास एक सरफेस ये वाला हो गया, और दूसरा जो कांच का गोला था उसका ये वाला सरफेस हमने ले लिया, ये वाला सरफेस ले लिया, तो ये इन दोनों को हमने वहाँ पर जोड़ दिया। ये देखो यहाँ से जोड़ दिया बीच में से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वस्तु बनी है, यह क्या करती है, जब हम इसके ऊपर प्रकाश को टकराते हैं, तो प्रकाश का, क्योंकि कांच है, एयर से और कांच के अंदर, हवा से कांच के अंदर प्रकाश की किरण जा रही है, तो उसको क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। तो क्या होता है, यही तो होता है लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों से पतला होता है। देखिए, अभी अभी जो हमने बनाया था इस तरीके का, जो किनारों से पतला है, देखिए यहाँ पर ये किनारे हैं ना, इसके यहाँ पर पतला है और बीच में यहाँ पे मोटा है। तो वह लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको, आइए देख लेते हैं। ये मेरे पास उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी क्यों कहेंगे, क्योंकि इस पे जितनी भी प्रकाश की किरण आती हैं, उन सभी प्रकाश की किरणों को वो एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, है ना। तो सभी प्रकाश की किरणों को वो एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, तो इसीलिए हम इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्जेंस लेंस बोलते हैं, कन्वर्जेंस लेंस। तो जो हमारे पास जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंस लेंस। अच्छा, इसका उपयोग आप देख पा रहे होंगे, इसका उपयोग देखिए दूरबीन में, फोटोग्राफी कैमरे में, है ना, इन सब में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी आईज के अंदर भी, हमारी जो आंखें हैं उनके अंदर भी लेंस लगा होता है ना। वो लेंस नेचुरली बना होता है। कौन सा लेंस होता है वो, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, अर्थात उत्तल लेंस होता है। कैसा दिखता है, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम और दिखाया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अवतल लेंस किसको कहेंगे। अवतल लेंस किसको कहेंगे? देखिए अवतल लेंस इसका उल्टा है। अवतल लेंस इसका उल्टा कैसे है? यदि हम किसी लेंस को देख रहे हैं और उस लेंस में ऐसा पा रहे हैं कि उसके किनारे तो मोटे हैं पर वो बीच में से पतला है, जो बीच है उसका वो पतला है और किनारों से जो है वो क्या है, मोटा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। आप जब इनको छू के देखेंगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा। जब आप छुएंगे तो आपको बीच में से वो पतला लगेगा, किनारों से मोटा लगेगा। आप अपनी लैब में जा करके चेक करिएगा, जरूर ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, अवतल लेंस का एक नाम और भी है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इनको? इनको अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं होने देते। तो क्या करते हैं, ये देखिए दूर दूर भगा देते हैं। एक किरण तो सीधी चली जाएगी जो ओ से जाएगी, बाकी सब दूर दूर भाग जाती है इस तरीके से। तो ये कहीं भी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं होने देता, बल्कि दूर बिखेर देता है। और दूर बिखेरने के गुण को हम अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलें तो डाइवर्जेंस लेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस लेंस बोलते हैं, है ना। तो द लेंस विच डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, जो प्रकाश की किरणों को दूर दूर बिखेर देता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं।